हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीएनएस। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने यूट्यूब पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सारे मेजर सब्जेक्ट्स की यूनिट वाइज प्रिपरेशन कर रहे थे। दैट इज कि हम यूनिट वाइज वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि हमने फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट को डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में ऐड है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दिस इज आवर यूनिट 3, ये हमारा यूनिट 3 है बिजनेस कम्युनिकेशन का, जिसके हम वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू बेस्ड। मतलब जैसे कि फर्स्ट यूनिट से आपके पीवाईक्यू 3-4 इयर्स के पीवाईक्यू में सेमेस्टर एग्जाम्स के फर्स्ट यूनिट में जो भी जिससे जितने क्वेश्चंस फर्स्ट यूनिट से आए थे, चाहे तो लॉन्ग, चाहे तो शॉर्ट, चाहे तो वेरी शॉर्ट, हमने वो डिस्कस किया। देन सेकेंड यूनिट से डिस्कस किया, तो ये अब हमारा थर्ड यूनिट है। ठीक है, ऐसे ही हम फोर्थ यूनिट का भी डिस्कशन करेंगे। यूनिट वाइज हम पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे थे। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम बिजनेस कम्युनिकेशन के यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और आपको इससे ये भी पता चलेगा कि आपको कैसे कितने नंबर के क्वेश्चंस में किस तरीके से आंसर देना है। ठीक है, तो हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन के यूनिट 3 में बच्चों क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल प्रेजेंटेशन, देन हमारा राइटिंग स्किल्स था, देन हमारा ऑफिशियल लेटर्स, मेमोरेंडम्स और वोकेबुलरी वर्ड्स थे। तो ये कुछ टर्म्स थे हमारे यूनिट 3 में ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। नाउ चलो, पहला देखो बच्चों, क्या होता है कभी कभी किसी किसी ईयर में वही सेम क्वेश्चन शॉर्ट, देखो 3 तरीके से आपका पेपर डिवाइडेड है। दैट इज वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग। ठीक है, कैसे? एक तो वेरी शॉर्ट वाला पोर्शन होता है, ठीक है, एक होता है आपका शॉर्ट और एक होता है आपका लॉन्ग। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट वाले पोर्शन में कभी कभी जैसे किसी साल में कोई सवाल अगर वेरी शॉर्ट में पूछा हो, तो उसी से रिलेटेड सवाल आपका शॉर्ट में नेक्स्ट ईयर में पूछ देता है। चलो, हम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, हमने हमारा फर्स्ट यूनिट जो था हमारे सारे मेजर सब्जेक्ट्स का बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस स्टैटिस्टिक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसका फर्स्ट यूनिट का लेक्चर वाइज लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ठीक है, वो सारा यूट्यूब पे एज अ डेमो क्लास फ्री है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और आपको ये सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और वो जो फर्स्ट यूनिट आपका डेमो था, डेमो क्लासेस थे, उसके पीडीएफ नोट्स आपको हमारे ऐप डीएनएस एडुकेयर ऐप से मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर से डीएनएस एडुकेयर ऐप डाउनलोड करो, वहां फ्री स्टडी मटेरियल वाले पे क्लिक करो, देन उसके अंदर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, वहां आपको सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सवाल से। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस लैंग्वेज? ठीक है, सबसे पहला तो लैंग्वेज पे ही था। तो आपके 2 नंबर, देखो बच्चों, यहाँ मैंने शॉर्ट आंसर लिखा है, दैट मीन्स कि या तो 2 नंबर वाला या तो 5 नंबर वाले, दोनों में ये सवाल इक्वली इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस लैंग्वेज? आप बिजनेस लैंग्वेज को क्या समझते हो, क्या मतलब है? बिजनेस लैंग्वेज रिफर्स टू द स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी। बिजनेस लैंग्वेज रिफर करती है एक स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैबुलरी मीन्स की वर्ड्स, टर्म्स, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन स्टाइल यूज्ड इन बिजनेस सेटिंग्स। बिजनेस में जो भी वे ऑफ यूज होता है लैंग्वेज, वो जैसे आपकी हो गई वोकैबुलरी यूज करना, करेक्ट ग्रामेटिकल सिचुएशन आपका स्ट्रक्चर यूज करना, ठीक है, और कुछ कम्युनिकेशन की स्टाइल्स को यूज करना, कहाँ? बिजनेस सेटिंग में, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज में, बिजनेस फंक्शनिंग में, बिजनेस करने के दौरान, तो वो हमारा होता है बिजनेस लैंग्वेज। चलो, इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज बिजनेस लैंग्वेज टू कम्युनिकेट क्लियरली। अब बिजनेस, आप देखो यहीं से आपका दूसरा क्वेश्चन पकड़ में आया। क्या पकड़ में आया? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज बिजनेस लैंग्वेज। दूसरा क्वेश्चन क्या आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बना? व्हाई, आगे में भी हो गई क्वेश्चन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू यूज बिजनेस लैंग्वेज। ठीक है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज बिजनेस लैंग्वेज, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर वाले में, तब वो देख लो। इट्स या ये 2 लाइन आपको बिजनेस लैंग्वेज के एज अ डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि बिजनेस लैंग्वेज रिफर करता है एक स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी हो, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक हो,
और एक कम्युनिकेशन की स्टाइल हो, यही हमारा होता है बिजनेस लैंग्वेज। ये तीनों चीज किस में हो, हमारा बिजनेस सेटिंग, बिजनेस की एक्टिविटीज, बिजनेस की फंक्शनिंग में हो। इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज बिजनेस लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, इंपॉर्टेंट है ताकि आप क्लियरली, कंसाइजली एंड एक्यूरेटली बातों को कम्युनिकेट कर पाओ, ताकि आपके कॉस्टली मिस्टेक, मतलब कॉस्टली मतलब महंगी, मतलब भारी मिस्टेक, जो गलतियां हो जाती है कम्युनिकेशन में, उसकी वजह से जो नुकसान हो सकते हैं आपके बिजनेसेस में, वो आपका अवॉइड हो जाए। ठीक है, तो ये 2 लाइन यहाँ तक आपका आता है इंपॉर्टेंट वाले पोर्शन में। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज बिजनेस लैंग्वेज बिकॉज इट अलाउज यू टू कम्युनिकेट क्लियरली, साफ सुथरा, कम शब्दों में ज्यादा बातें और सही बातें, इस तरीके से कम्युनिकेट करने में आपका मदद करती है। और ताकि आप अवॉइड, ताकि आपका जो गलत चीजें, मिस्टेक्स हैं, भारी मिस्टेक जो है, जो आपको करके आप अपने बिजनेस में बहुत नुकसान उठा सकते हो, उससे आप बच सको, उसको आप अवॉइड कर सको। बिजनेस लैंग्वेज इज यूज्ड इन वैरायटी ऑफ बिजनेस रिलेटेड कंटेक्स्ट इंक्लूडिंग, बिजनेस लैंग्वेज देखो वैरायटी ऑफ कंटेक्स्ट में यूज होता है, इंक्लूडिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन जब आपके बिजनेसेस में होती हैं, नेगोशिएशंस, मीटिंग्स, स्मॉल टॉक में, नेटवर्किंग में, सोशलाइजिंग में, सेलिंग में, परसुएशन मतलब मोटिवेट करना, किसी को परसुएट करना कि हाँ आप ये मेरा बातें सुनिए या मेरा प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट खरीदने के लिए परसुएट करना, मनाना, लीडरशिप में, ईमेल में, रिपोर्ट राइटिंग में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके कि आपकी बिजनेस लैंग्वेज कहाँ कहाँ यूज होती है। किसके एग्जांपल्स है बच्चों, कि आपकी बिजनेस लैंग्वेज कहाँ यूज होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल, और ये हो गई हमारे बिजनेस लैंग्वेज क्या होता है, फिर हो गया कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, क्या अवॉइड होती है उससे, भारी मिस्टेक, अगर आप सही तरीके से करो तो मिस्टेक्स अवॉइड होती है। यहाँ तक क्लियर। सम टिप्स फॉर राइटिंग बिजनेस रिपोर्ट्स इंक्लूड्स, मतलब जब ये कुछ टिप्स हैं बिजनेस रिपोर्ट्स लिखने की, ये आगे हम देख लेंगे, कहीं आपके किसी एक क्वेश्चन में था तो मैंने यहाँ इंक्लूड कर लिया कि बिजनेस रिपोर्ट लिखने में आप कुछ पूछ सकता है कि हाउ टू राइट अ बिजनेस रिपोर्ट या ऐसा कुछ, एक आई थिंक 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, तो मैंने इसी में इंक्लूड कर लिया है। चलो, यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज एंड शॉर्ट सेंटेंस, जब आप एक रिपोर्ट लिख रहे हो तो आपको लैंग्वेज कैसे यूज करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर लैंग्वेज यूज करना है और छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है, आपको प्रूफ रीड करना है, मतलब बार बार पढ़ के देखना है कि कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। ठीक है, कोई ग्रामर में इज एम आर दम लगाने में कोई गलती तो नहीं की है, जिससे पूरा आप जानते हो ग्रामेटिकल एरर्स जहाँ होते हैं वहां आपके सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक वो चीज आपको देखनी है कि कोई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है। नाउ यूज क्या लिखा है, यूज डिस्क्रिप्टिव हेडिंग्स टू ग्रुप इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन को ग्रुप करने के लिए डिस्क्रिप्टिव हेडिंग्स भी लगानी है। तो ये कुछ टिप्स थी कि बिजनेस लैंग्वेज को आप कैसे यूज करोगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय ओरल प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन का क्या होता है। ठीक है, एंड ओरल प्रेजेंटेशन, ये भी आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आया हुआ था। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो यहाँ है प्रीवियस ईयर से उठाए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, an oral presentation is a form of public speaking, oral presentation एक public speaking का फॉर्म है जहाँ person और group addresses an audience, मतलब oral speaking मतलब ये एक public speaking है, मतलब जहाँ एक person, one person जो है या group of person, ठीक है, या group of persons क्या करते हैं, क्या करते हैं, कम्युनिकेट टू द ऑडियंस, ऑडियंस से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, वही चीज बोल रहा है। ग्रुप ऑफ पर्सन एड्रेसेस ऑडियंस, आप किस लिए, क्या ऑडियंस से क्या कन्वे करते हैं, क्या बात करते हैं, टू कन्वे इंफॉर्मेशन, क्या करने के लिए बात करते हैं, इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, जो आपने देखा है स्टैंड अप कॉमेडीज होती हैं ये सब, या परसुएट, या उनको किसी बात के लिए मनाने के लिए कि हाँ ये चीज है, या आप ऐसे देखिए, या इन चीजों को इस तरीके से समझिए। तो 3 चीजों के लिए कि ओरल प्रेजेंटेशन होती है, या तो कोई जानकारी देना है, या एंटरटेनमेंट का पर्पस है, या परसुएशन मतलब कि आपका होता है मोटिवेट करना, मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेट करना, किसी को प्रभावित करना, उकसाना कि हाँ पे ये चीज करिए। इट कैन बी 1 वे और 2 वे, 1 वे भी हो सकती है कि हाँ सिर्फ सामने वाला पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है, ओरली बोल रहा है, प्रेजेंटेशन दे रहा है। 2 वे मतलब कि मीटिंग्स में कभी कभी सामने वाले जो बैठे, जो ऑडियंस होती है वो भी
फॉरन ऑन द स्पॉट आपको रिस्पॉन्सेज देती है एंड कैन टेक्स प्लेस इन वैरायटी ऑफ सेटिंग्स, जैसे क्लासरूम में, वर्क प्लेसेस में, सोशल इवेंट्स में, तो इन सब जगह ये ओरल प्रेजेंटेशंस होती हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर कि ये क्या होता है। चलो, व्हाट इज मॉक इंटरव्यू, ठीक है। अब बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग आई थिंक मैंने 3 इयर्स में देखा कि ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था, ये मॉक इंटरव्यू वाला, ठीक है। अब मॉक इंटरव्यू इज अ प्रैक्टिस इंटरव्यू, सबसे पहला वर्ड कि मॉक इंटरव्यू है, दैट मीन्स कि ये प्रैक्टिस इंटरव्यू है, ये एक्चुअल इंटरव्यू नहीं है, दिस इज प्रैक्टिस इंटरव्यू दैट स्टिमुलेट्स द रियल थिंग, ठीक है, दैट स्टिमुलेट्स द रियल थिंग। ये जो रियल थिंग होने वाली है उसको पहले से दर्शाता है, उसको पहले से आपको, प्रैक्टिस इंटरव्यू मतलब जब आप कहीं इंटरव्यू में जाने वाले होते हो, जैसे वेरी फेमस यूट्यूब पे आता है ना, यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज के वीडियोस यूट्यूब पे आते हैं, वही चीज बोल रहा है कि वो मॉक इंटरव्यूज एक प्रैक्टिस इंटरव्यू होता है, वहां रियल वाली चीजों का पहले से पूरा एकदम रियल इंटरव्यू की तरह, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे कर दिया, नहीं, जैसा एक्चुअल इंटरव्यू में आप जाके करने वाले हो वही चीज आप मॉक इंटरव्यूज में भी सेम करते हो, सेम चीजों, रियल थिंग्स को जो असलियत में होने वाला है उसी को आप स्टिमुलेट मतलब बना करते हो। इट इज डिजाइन टू हेल्प यू, ये क्यों होता है, ये डिजाइन किया जाता है आपको हेल्प करने के लिए, प्रिपेयर फॉर द जॉब इंटरव्यूज बाय अलाउइंग यू टू प्रैक्टिस रिस्पॉन्सेज, आपको प्रिपेयर करता है, प्रैक्टिस, आपको पता है हर चीज में प्रैक्टिस इज मच इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो वही आपको प्रिपेयर करता है जब आप किसी जॉब इंटरव्यू या किसी भी एग्जाम इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, तो आपके रिस्पॉन्सेज की या कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस की, फीडबैक की, परफॉर्मेंस में कुछ कुछ चीजों की आपको आदत हो जाए। यू कैन कंडक्ट अ मॉक इंटरव्यू विद अ फ्रेंड, आप मॉक इंटरव्यू या तो अपने दोस्त के साथ भी कि हाँ चलो तुम मेरा मॉक इंटरव्यू ले लो, मुझे यहाँ कल जॉब के लिए जाना है, बता दो मैं कैसे कैसे बोलूंगा, कैसे कैसे बोलना है, कहाँ रुकना है, कौन सी सब चीजें बतानी है, फैमिली मेंबर्स से या किसी प्रोफेशनल करियर कोचिंग, कोच मतलब कोचिंग, भाई जो कोचिंग्स होती हैं यूपीएससी से कनेक्ट कर लो बातें, तो वहाँ कोचिंग वाले अपना मॉक इंटरव्यूज कराते हैं, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमो, मेमो क्या होता है, मेमोरेंडम, ठीक है, तो चलो ये फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ऑफिशियल मेमोरेंडम ऑल्सो नोन एज मेमो, ठीक है, एन ऑफिशियल मेमोरेंडम ऑल्सो नोन एज मेमो। बच्चों आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे हमारे, कौन से हमारे जो बिजनेस कम्युनिकेशन एंड का 3rd यूनिट का वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो मैंने आपको उसमें जैसे डिटेल में बताया है कि आपको कितने क्वेश्चंस पे कितना टाइम देना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना है, मतलब कि अगर बच्चों जैसे 2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो उसमें आपको कितना टाइम देना है, 5 नंबर वाले में कितना देना है और लॉन्ग वाले में कितना टाइम देना है, टाइम देना इन द सेंस कि आपको कितनी बातें लिखनी है, ठीक है, जैसे कि और मैं आपको एक रिकैप बता देती हूँ कि 2 नंबर वाले में अगर 10 पेज लिख दो, मिलने 2 ही नंबर है, तो 2 नंबर के लिए 5-6 लाइन इज इनफ, ठीक है, उतना ही लिखो, भले से आपको कितनी भी कहानी आती हो, ठीक। तो यही चीज मैं आपको लास्ट क्लासेस में, लास्ट लेक्चर्स में अगर आप देखे हैं आपने मेरे, तो उसमें भी मैंने आपको ये चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, मतलब हम क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं इंपॉर्टेंट, बट हम साथ साथ में क्या कर रहे हैं, हम साथ साथ में ये भी देखते चले आ रहे हैं कि कैसे हमें जवाब देना है, ताकि जब हम एग्जाम में बैठे अपने फर्स्ट सेमेस्टर के या किसी भी एग्जाम में बैठे तो हमें पता हो कि हाँ हम पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि हमें किस सवाल पे कितना समय देना है, ताकि कभी कभी क्या होता है बच्चे 2 और 5 नंबर वाले में बहुत कहानियां लिखने लगते हैं, तो जहाँ एक्चुअल में बातें लिखनी है, जहाँ एक्चुअल में चीजें लिखनी है, वहां वो लैग कर जाते हैं, वहां वो नहीं लिख पाते क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, ठीक है। और आपको कहानी भरना नहीं है बच्चों, आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, आपने अगर सब कुछ पढ़ा है, तो जो लॉन्ग वाला आपका आता है ना, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती जो बोलते हैं कि 4 पेज भरना है, 4 पेज जबरदस्ती नहीं भरना है, आपका सवाल ही 3-4 पार्ट्स में पूछता है, अगर आपने पढ़ा है, आप चारों पार्ट्स को कवर करोगे, आपका ये 4 पेज खुद ब खुद भरा जाएगा, जबरदस्ती 4 पेज नहीं भरना है, ठीक है। चलो कम बैक टू द क्वेश्चंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेमो, मेमो क्या होता है, ऑफिशियल मेमोरेंडम आल्सो नोन एज मेमो is a written message used for internal communication within an organization। MCQ बच्चों, MCQ में भी पूछ सकता है कि ये इंटरनल आपका कम्युनिकेशन जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो किसके थ्रू होती है, ठीक है, तो MCQ में भी ऐसे आपके क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये क्या है, एक रिटन मैसेज वाला फॉर्मेट है
जो यूज होता है इंटरनल, जो अंदर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी बातें होती हैं, ठीक है, विद इन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो भी चीजें बातचीत होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं, मेमोरेंडम, ऑफिशियल मेमोरेंडम के थ्रू होती हैं। मेमोज आर ऑफन यूज, मेमोज अब क्यों यूज होते हैं, हाँ बच्चों आपको 5 नंबर वाले में मेमोज का यूजेस भी पूछ सकता है, ठीक है, तो आपको पहले से उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। चलो क्या पूछ सकता है, यूजेस ऑफ मेमोज, ठीक है, यूजेस ऑफ मेमोज, ये भी पूछ सकता है आपके, एक टाइप का 5 नंबर का क्वेश्चन बना के पूछ सकता है ना। शेयर इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन शेयर करना या डायरेक्शन और रिमाइंडर्स देना कि हाँ आपको ये काम करना था या ये काम करिए, इन्फॉर्मेशन कोई शेयर करना बिजनेस की। प्रपोज आइडियाज, अपने आइडियाज को बताना कि हाँ ये मेरी सोच है, ऐसे ऐसे आइडियाज आ रहे हैं। ट्रांसफर नॉलेज, नॉलेज ट्रांसफर करना, रिक्वेस्ट करना किसी चीज के लिए, सजेशन देना, सुपीरियर को रिपोर्ट देना, जो रिपोर्ट नहीं देते कि हाँ एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को, जैसे कि एक मिडिल लेवल वाला टॉप लेवल को या लो लेवल वाला मिडिल लेवल को रिपोर्ट देता है, तो वो भी इन अ फॉर्म ऑफ मेमो होती है। ऑफर कॉन्ग्रेचुलेशन और पॉजिटिव न्यूज, कोई न्यूज हो गई, किसी ने कोई अचीवमेंट कर ली, किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करना। तो ये सारे ऑफिशियल आपके स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि किसके फॉर्म में ट्रांसफर होती है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है सारी चीजें, मेमो बाहर नहीं जा रहा है, तो ये आपका हो जाता है मेमोरेंडम के थ्रू। आई होप मीनिंग ऑफ मेमो इज वेरी क्लियर। मेमोज आर कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग, देख लो कि मेमोज की इंपॉर्टेंस थोड़ा देख लो, ठीक है। देखो बच्चों, एक तरीके का क्वेश्चन तो मैंने कराया, ये आपके पेपर में आया हुआ था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमो, बट मैंने आपको मेमो तो बताया, उसके यूजेस बताए, उसके इंपॉर्टेंस भी थोड़े से देख लो। क्यों, इसलिए ताकि अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसके आसपास से भी कभी कभी पूछता है, तो आसपास के लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रहो। द वर्ड मेमोरेंडम, ये वाला देख लो एक लाइन, द वर्ड मेमोरेंडम कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, मेमोरेंडम लैटिन वर्ड ही है, इसका मतलब होता है विच इज टू बी रिमेम्बर्ड। मेमोरेंडम मतलब वो चीजें जो जिनको याद रखना जरूरी है, विच इज टू बी रिमेम्बर्ड, ठीक है। चलो ये लाइन हो गई। ये देखो, मेमोज आर कन्वीनियंट होते हैं, ठीक है, इजी होते हैं, इजी टू हैंडल होते हैं, इजी टू यूज होते हैं, समय बचाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। दे आर यूजुअली ब्रीफ, छोटे होते हैं, ब्रीफ मीन शॉर्ट, ठीक है, कुछ कुछ बच्चे भूल जाते हैं, ब्रीफ मीन शॉर्ट, एंड डिजाइन इजली, मतलब छोटे होते हैं, आसान से समझने वाले होते हैं, बहुत कन्वीनियंट, बहुत ईजी होते हैं, टाइम सेविंग होते हैं। अब और एक इसका बेनिफिट क्या है, फ्यूचर एविडेंसेस, अगर कोई कह दे कोई डायरेक्शन आपने दिया, ठीक है, और कोई कह दे कि आपने तुमसे कहा ही नहीं था, आपने तुम्हें याद ही नहीं दिलाया, आपने तो ये नहीं किया, तो एज अ प्रूफ, एज अ एविडेंस भी आप इन मेमोज को, छोटे छोटे होते हैं, आप इसको एज अ प्रूफ, फ्यूचर रेफरेंस मतलब आगे फ्यूचर के लिए एज अ प्रूफ आप इसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये किसका बेनिफिट है, ये सारे इसके मतलब वही इंपॉर्टेंस बेनिफिट्स हैं, ठीक है। आई होप कि मेमो वाली बात भी इट्स क्लियर। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ऑफिशियल लेटर। सिग्निफिकेंस मींस बच्चों इंपॉर्टेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस, ऑफिशियल लेटर का इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। चलो, ऑफिशियल लेटर है इंपॉर्टेंट बिकॉज देखो यहाँ जो भी मैं आपको बता रही हूँ, 2 नंबर और 5 नंबर दोनों क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, इनफ क्वेश्चंस हैं, अच्छे से देख लो, 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, ये वाला आपका, बट जहाँ 2 नंबर वाला था मैंने बताया था, ये आपका 5 नंबर में आएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहला, ऑफिशियल लेटर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, ऑफिशियल लेटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन सर्व करते हैं, ऑफिशियल लेटर की बात हो रही है, ठीक है। इंश्योर्स क्लियर कम्युनिकेशन। चलो पहले यहाँ से देखते हैं, दे कैन बी यूज टू कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी आपके लेटर्स होंगे दैट इज, ठीक है, तो रूल हो गया, रेगुलेशन हो गया, कोई प्रोसीजर हो गया, इन 3 चीजों, ये कीवर्ड्स हैं आपको ऑफिशियल लेटर्स में, ये वाले 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स, इन तीनों चीज को कन्वे करने के लिए, इन तीनों चीजों को इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए आपका ऑफिशियल लेटर यूज होता है। नाउ दूसरा, दे हेल्प मेंटेन अ पॉजिटिव इमेज एंड रेपुटेशन इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, इनसे क्या होता है, ऑफिशियल लेटर्स आपके एक मेंटेन होता है आपका पॉजिटिव इमेज और रेपुटेशन प्रोफेशनल वर्ल्ड में, आपका एक कि हाँ इनका मतलब लेटर्स से आप झलकाते हो अपने आप को ना कि हाँ
how I am, what I am able to write, how I am able to communicate, how I am able to make rules and regulations and procedures. तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज बढ़ेगी, ठीक है, आपने अच्छा काम किया है, आपने अगर आपने ऑफिशियल लेटर प्रिपेयर किया दैट मीन्स यू आर इनफ केपेबल, ठीक है, तो आपकी पॉजिटिव इमेज बनेगी. चलो, सर्व एज अ लीगल, दे कैन बी यूज्ड टू डॉक्यूमेंट फॉर्मल एग्रीमेंट्स एंड एक्नॉलेज देयर एक्सेप्टेंस और क्लोजिंग. ये एज अ डॉक्यूमेंटेशन, एज अ एग्रीमेंट, फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, ठीक है, सिग्नेचर्स होती हैं. तो एक्सेप्टेंस और क्लोजिंग मतलब सिग्नेचर्स के थ्रू आप वो समझ सकते हो कि हाँ ये एक्सेप्टेबल है, वैलिड है, करेक्ट है, लीगल है, कुछ भी इसमें फ्रॉड या इलीगल चीजें नहीं डिफाइंड है. तो ये एक आपको चीजों को लीगली दिखाने का, आपके पास लेटर पे सिग्नेचर है तो आप उसको भी एज अ प्रूफ, एज अ लीगल डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो कि हाँ मेरी सारी चीजें लीगल है. क्लियर. दे हेल्प इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन रीचेस द एड्रेसी क्लियरली. ये भी इंश्योर करते हैं कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट इंसान तक ही पहुंचे, करेक्ट इंसान तक पहुंचे. Symbolize credibility, confidentially, trust and goodwill. They can help establish business. वही ऑफिशियल लेटर्स है, लेटर तो वही करता है, काम ही है उसका, रिलेशन, बिजनेस का रिलेशनशिप, एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन बेहतर बनाता है. चलो आगे कुछ चीजें और देख लेते हैं हमारे ऑफिशियल लेटर के बारे में. क्यों, हमारा इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन आया था, उसके आगे की भी चीजें देख लेते हैं. ऑफिशियल लेटर पूछ दिया, व्हाट आर ऑफिशियल लेटर, तब क्या लिखना है. चलो पेन का कलर चेंज करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर ऑफिशियल लेटर्स, ठीक है, व्हाट आर ऑफिशियल लेटर्स. चलो, ऑफिशियल लेटर्स आर नोन एज फॉर्मल लेटर्स. ऑफिशियल लेटर को हम फॉर्मल लेटर भी कहते हैं. अगेन एमसीक्यू याद रखना. दे कैन टिपिकली रिटन इन स्ट्रक्चर्ड. ये कैसे लिखाते हैं, स्ट्रक्चर, एक पूरा इनका स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है कि इसके बाद ये लिखना है. इसकी वजह से हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि एक प्रॉपर वे में नाम, एड्रेस, सारी चीजें, फिर आपका इंट्रोडक्शन, देन आपका मेन बॉडी, देन आपका कंक्लूजन, देन आपकी एंडिंग, सारी चीजें एक फॉर्मेट में लिखना है. सिंपल और डायरेक्ट सेंटेंस लिखना है. कुछ बहुत कठिन कठिन शब्द, बहुत बड़े बड़े शब्द या बहुत घुमा फिरा के बातें नहीं लिखनी है, सिंपल बातें लिखनी है. एक फॉर्मल ग्रीटिंग भी होती है, हाय या टाइप का फॉर्मल ग्रीटिंग आपकी, हाय नहीं सॉरी, हाय तो इनफॉर्मल हो गई. आपको फॉर्मल ग्रीटिंग जैसे कि यो फेथफुली, यो सिंसियरली टाइप का, जब हम हमारा स्कूल्स में लिखते हैं एप्लीकेशन, तो ऐसे नहीं लिखते, एक फॉर्मल ग्रीटिंग होती है, ठीक है, या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, तो ये ग्रीटिंग्स हो गई. और आपकी सिग्नेचर होती है, ठीक है. सम एग्जांपल्स ऑफ व्हेन यू माइट यूज एन ऑफिशियल लेटर. कुछ एग्जांपल जब आप ऑफिशियल लेटर को यूज करें, तो ये भी एक टॉपिक हो गया किसका, यूजेस ऑफ ऑफिशियल लेटर. ऑफिशियल लेटर का यूजेस, ठीक है. चलो, जॉब एप्लीकेशंस के लिए आप ऑफिशियल लेटर लिखते हो, रेजिग्नेशन आपको देना है तब आप लिखते हो, कंप्लेंट करने के लिए लिखते हो, रिकमेंडेशन के लिए, एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन जॉब पोजीशन, थैंकिंग समवन, इन कुछ चीजों के लिए आप ऑफिशियल लेटर्स लिखते हो. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखो, अब हम आ गए प्रेजेंटेशन वाली बात पे. व्हाई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज ट्रीटेड एज सुपीरियर प्रोसेस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. ये बोल रहा था, क्वेश्चन आपका आया था कि व्हाई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होती है उसको हम सुपीरियर कम्युनिकेशन के प्रोसेस में उसको सुपीरियर क्यों मानते हैं. इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. इसको देखो, अगर एग्जैक्ट ऐसे वर्ड में नहीं क्वेश्चन पूछेगा तो घुमा फिरा के ये पावर पॉइंट वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है. चलो, क्लियर कम्युनिकेशन, पावर पॉइंट ये तो एक टर्म है कि हाँ वो क्लियर कम्युनिकेशन करता है. बाकी हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं बच्चों, यहाँ से, ठीक है. चलो पेन का कलर चेंज करते हैं, ग्रीन. पावर पॉइंट अलाउज कॉम्प्लेक्स आइडियाज टू बी. पावर पॉइंट क्या अलाउ करता है, पावर पॉइंट अलाउ करता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रिहेंसिव बातें, आइडियाज जो हैं, जो शब्दों में समझाना मुश्किल है, जो शब्दों में आप बताते रहोगे पर सामने वाले का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, उसको आप प्रेजेंट करोगे विजुअली, दिखा के चीजों को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, मेकिंग इट इजियर फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन. रिटेन मतलब, रिटेन मीन्स, रिटेन का मतलब याद रखना, ठीक है. रिटेन याद रखना, मेमोरी, रिटेन करना, मेमोरी में, दिमाग में अपनी बातों को बैठा लेना, याद रखना. तो ये बोल रहा है कि पावर पॉइंट अलाउ करता है
कॉम्प्लेक्स आइडिया को प्रेजेंट करने में विजुअली, कीवर्ड हियर इज विजुअली, चीजों को विजुअली मतलब जो आंखों से आप देख सको, विजुअल्स आप आंखों से देख के समझ सको। किसके फॉर्म में होता था, मैं बता, ग्राफ, चार्ट, बार ग्राफ्स, ये जो पीछे प्रेजेंटेशन किसी भी सीरियल, किसी भी पिक्चर में हमने देखा होगा प्रेजेंटेशन होती है, तो क्या होता है कि लोग बैठे होते हैं ऐसे खड़ा है, पीछे स्लाइड्स चल रही होती है और वो अपनी बातों को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो जो आपके ऑडियंस है, जो आपके लिसनर्स हैं, उनके लिए इजी हो जाता है ग्राफ, चार्ट्स, बार्स के थ्रू समझना बातों को, कॉम्प्लेक्स बातों को, ठीक है। तो ये क्या होता है, विजुअली ऑर्गेनाइज मैनर में चीजों को दिखाता है ताकि आपके ऑडियंस के लिए इजी हो अंडरस्टैंड करना। और क्या होता है कि कोई भी चीजें जब आप देखते हो ना तो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, आपको याद रह जाती हैं। चलो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑल्सो, यहाँ पे पूछा है कि सुपीरियर क्यों है, तो आपको उसकी सारी सारी अच्छी बातें बतानी है। इंपॉर्टेंस पूछेगा तब भी ये बताना है, ठीक है। यूजर्स पूछेगा तब भी ऐसे ही डिफाइन करना है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑल्सो हेल्प्स मेक योर आइडियाज मोर मेमोरेबल, याद रखने के लिए वही कि आपके जो आइडियाज हैं, आपकी जो बातें हैं वो ज्यादा मेमोरेबल है, मतलब विजुअली अगर आप चीजों को दिखा रहे हो, इट इज ऑब्वियस कि वो चीजें मेमोरी में कहीं ना कहीं सेटअप हो जाएगी, बैठ जाएगी, क्योंकि बातें आप भूल सकते हो बट देखी हुई चीज आप नहीं भूलते। They can be great tool for inspiring others. In addition, good PowerPoint skills can help you to stand out from the crowd. Stand out from the crowd मतलब भीड़ से अलग होना, ठीक है। भीड़ से अलग होना, जो भीड़ में काम हो रहा है सब लोग कर रहा है, नहीं, आप कुछ अगर आप ये चीजें यूज करोगे प्रॉपर वे में तो आप कहीं ना कहीं भीड़ से अलग हो जाओगे, आप एक अलग तरीके से चमकोगे, दिखोगे। एंड गेट नोटिस्ड बाय पोटेंशियल एम्प्लॉयज, आप जो एम्प्लॉयर्स हैं उससे आप नोटिस्ड होगे, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं ग्रोथ, आपके एनहांसमेंट के लिए चीजें अच्छी हैं। दे हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, ये हेल्प करते हैं आपको आपको अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में और अपने पॉइंट्स को क्लियर करने में। एंड द बेस्ट ऑफ ऑल, दे हेल्प कीप योर ऑडियंस, सबसे अच्छी बात है, दिस इज वेरी ट्रू, कि सबसे अच्छी बात यही है कि वो आपकी ऑडियंस को इंगेज रखते हैं। देखो, अभी यहाँ पीछे लिखा नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो कि पीछे कुछ नहीं लिखा है, हम आए, सारी चीजें मैंने बोल दी कि ये होता है बच्चों ऐसे, ये वाला क्वेश्चन आता है, वो वाला क्वेश्चन आता है, ये आता है, वो आता है, कुछ भी आपको समझ में आएगा? आप 2 ही मिनट वीडियो, 2 मिनट भी शायद आप ना देख पाओ, आप खोलोगे वीडियो, देखोगे मैं बकवास कर रही हूँ, आप निकल जाओगे यहाँ से, ठीक है, कितना भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हो। सो जो पीछे इसके थ्रू कहीं ना कहीं आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि आप मेरी बातें सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग एंड यू आर विजुअली सीइंग द थिंग्स, जो बातें मैं बोल रही हूँ, जो लिखा है, आप उसको देख भी रहे हो, ठीक है। तो यही बात मेन कह गई कि ऑडियंस को इंगेज करता है जब आप अपनी प्रेजेंटेशन या अपनी चीजों को विजुअली दिखाते हो, ठीक है। अब यही चार्ट, ग्राफ अच्छा अच्छा हो गया, या आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट, मीटिंग बिजनेस के लिए ग्राफ ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बातें समझेंगे कि अब यहाँ चीजें हैं, लिखी हुई हैं, पॉइंट्स है, वर्ड है, क्वेश्चन है, तो आप कहीं ना कहीं पूरे वीडियो में इंगेज रहोगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेमी, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन है मैं उसको इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जो रिपीटेड है, ठीक है। चलो, टू राइट सेमी फॉर्मल, फॉर्मल देखा, ऑफिशियल, फॉर्मल, ठीक है, ये हो गया सेमी ऑफिशियल मतलब सेमी फॉर्मल लेटर, ठीक। चलो, स्टार्ट विद अ क्लियर प्रोसेस, बताना है कि कैसे सेमी ऑफिशियल लेटर आपको लिखना है। चलो प्रोसेस देख लेते हैं। स्टार्ट विद अ क्लियर एंड इंफॉर्मेटिव सॉल्यूशन, सैल्यूटेशन सच एज डियर, फिर नाम या टू या नाम, मतलब एक सैल्यूशन मतलब कि एक विश करते हुए कि हाँ, डियर सर या रिस्पेक्टेड मैम या टू माय डियर सर या टू माय डियर, जो भी नाम होगा उनका, जिसको भी आप लिख रहे हो वो। चलो सेकंड वाला फिर क्या करना है, इन द ओपनिंग पैराग्राफ, फिर ओपनिंग पैराग्राफ में आप लिखोगे स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर डायरेक्टली एंड कंसाइजली, आपका जो पर्पस है, जिस मकसद से आप लेटर लिख रहे हो वो आप डायरेक्टली लिख दोगे, छोटे कंसाइजली मतलब छोटे टर्म में आप लिख दोगे, जिस प्रोवाइड कंटेक्स्ट, चलो ये नहीं, इन द बॉडी पैराग्राफ, फिर आप ये आपका ओपनिंग पैराग्राफ हुआ, ये आपका हुआ, आपने सोल्यूशन दिया, आपने कहा हाँ कि डियर सर, रिस्पेक्टेड सर या डियर जो भी उनका नाम होगा, फिर आपने अपना ओपनिंग पैराग्राफ पे आप आए, फिर आप बॉडी पैराग्राफ पे आए, डेवलप योर मेन पॉइंट्स, फिर आप अपने मेन पॉइंट्स को डेवलप करोगे जो कि लॉजिकल होने चाहिए, कुछ मतलब ये कहना चाह रहा है मनगढ़ंत कुछ भी कहानी नहीं लिखनी है, लॉजिकल बातें लिखनी है, ऑर्गेनाइज मैनर होना चाहिए, ठीक है। यूज फॉर्मल, ठीक है, आपको फॉर्मल पोलाइट लैंग्वेज यूज करनी है, और कोई भी ताने या बातें इधर उधर घुमा के नहीं बोलते कि अरे ऐसे ये वो, ऐसे नहीं, डायरेक्ट और क्लियर बातें लिखनी है, ये बोलना चाह रहा है। क्लोजिंग पैराग्राफ में क्या लिखोगे,
रीस्टेट, फिर से अपने पर्पस का कि हाँ मेरा ये मकसद था, मैं ये कहना चाह रहा था। एप्रीहेंशन, एप्रोप्रिएट एंड प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट, फिर अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर दो। एंड विद अ फॉर्मल क्लोजिंग, फॉर्मल क्लोजिंग के साथ एंड करो, जैसे सिंसियरली हो गया, बेस्ट रिगार्ड हो गया या रिस्पेक्टफुली हो गया। एंडिंग आपको ऐसे फॉर्मल एंड क्लोजिंग के साथ एंड करना है, ठीक है। लीव 4 लाइन स्पेसेस एंड इंक्लूड योर फुल नेम, फिर थोड़ी सी लाइंस छोड़ के नीचे आपको अपना फुल नेम लिखना है, टाइटल लिखना है या इफ एप्लीकेबल, एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो लिखनी है, ठीक है। तो ये प्रोसेस था सेमी। द टोन शुड बी, अब एक चीज ये है, द टोन शुड बी मोर फॉर्मल देन अ कैजुअल ईमेल, ये थोड़ा सा टोन फॉर्मल होनी चाहिए। कैजुअल ईमेल जैसे कुछ भी लिख के भेजते हो वैसा नहीं होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर एक नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। स्ट्रिक्टली यूज न्यूट्रल, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल स्टाइल, पोलाइट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, कॉमन बातें हैं ये सारी। ये हमारा क्या था, हमारे प्रोसेस था सेमी ऑफिशियल लेटर लिखने का, क्वेश्चन आया था। सो आई हैव रिटन एक्सप्लेन राइटिंग स्किल्स, ठीक है, स्किल्स, ठीक है। राइटिंग स्किल्स इज ऑल अबाउट हैविंग, राइटिंग स्किल्स क्या होती है, राइटिंग स्किल्स इज ऑल अबाउट हैविंग एडिक्वेट नॉलेज एंड एबिलिटीज टू एक्सप्रेस योर, राइटिंग स्किल्स का मतलब होता है कि आपके पास एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नॉलेज है और आपके पास एबिलिटी है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की। अच्छा बताओ बच्चों, अगर आपके पास नॉलेज है बट ये नहीं है तो क्या फायदा, कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है, क्या करोगे नॉलेज का। अगर आपके पास बोलने के तरीके बहुत है और स्किल्स कुछ भी नहीं है, नॉलेज कुछ भी नहीं है, तब भी क्या फायदा, फालतू की बात बहुत अच्छे तरीके से बोल दोगे तो क्या, कब तक चलेगा ये काम, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा ना, ज्यादा देर तक नहीं चलेगा ना। सो यू मस्ट हैव बोथ द थिंग्स इक्वली, दैट इज यू मस्ट हैव द नॉलेज and the ability to express your thoughts and ideas in written words। हम राइटिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं तो रिटन वर्ड्स मतलब आप अपनी बातों, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को शब्दों में अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से दर्शा पा रहे हो, बता पा रहे हो, ठीक है। यही होती है हमारी राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में 3 चीजें आई, एक तो मेरे पास सही नॉलेज है, ठीक, फिर मेरे पास तरीका है कि हम उस सही नॉलेज को कैसे कन्वे करें, कैसे कन्वे करें, रिटन वर्ड्स में, राइटिंग फॉर्म में, ठीक है। चलो, गुड राइटिंग स्किल्स अलाउ कम्युनिकेटर्स टू कम्युनिकेटर्स मतलब जो कम्युनिकेट करते हैं, टू कम्युनिकेट दियर मैसेज क्लैरिटी, मतलब अगर आपकी अच्छी राइटिंग स्किल्स है तो अपनी बातों को आप एक क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करोगे ज्यादा ऑडियंस तक, लार्जर ऑडियंस देन अदर मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन, अदर मीडियम्स के मुकाबले आप ज्यादा अच्छे से अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाओगे, ये चीज बोल रहा है। ये आपका हो गया राइटिंग स्किल्स, ऊपर वाले ये 2 लाइंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, व्हाट आर गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल्स, प्रेजेंटेशन में लॉट्स ऑफ स्किल्स चाहिए, एज वेल एज नोइंग लॉट अबाउट योर सब्जेक्ट, आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में जो भी आपका है उसके बारे में आपको अच्छी खासी बातें पता होनी चाहिए। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, इंक्लूड स्लाइड होनी चाहिए। क्या होता है, देखो गुड गुड प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अभी हमने देखा, स्लाइड होना चाहिए, स्टोरीज जोक्स होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए, मतलब जहाँ जो बैठे फिट बैठे, कुछ भी कहीं नहीं लिखना है। टू कीप द ऑडियंस एंगेज, आपके मेन आपका मकसद होता है कि आपकी ऑडियंस आपके साथ एंगेज रहे, आपकी बातों को सुने, आपकी बातों पर ध्यान दे, ठीक है। पॉजिटिव ओपन बॉडी लैंग्वेज विल शो दैट यू आर अ फ्रेंडली एंड चैरिस्मेटिक, मतलब आप बहुत खुश मिजाजी, खुश दिली इंसान हो, फ्रेंडली हो, आपकी करेक्ट बॉडी, आप बहुत गुस्से वाला मुंह बना के एकदम गुस्से में ऐसे से बोल रहे हो तो क्या कोई फायदा है आपके भी प्रेजेंटेशन का भी नहीं। तो ये कुछ थे कि आपकी गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती है, क्या चीजें होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन 6 वोकेबुलरी वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, एक ईयर में आपका एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। एक साल में आपको बोला किसी, आई थिंक 2023 था, उसमें बोला गया था कि 6 ऐसे वोकेबुलरी वर्ड्स बताओ जो कंफ्यूज होते हैं। इजी है, ठीक है, हमने अपने क्लासेस में भी पढ़ा है, जो कि हमारे नवोदय बैच में क्लासेस चल रही थी, जिसमें हमने यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सारी चीजें हम डिटेल में कर रहे हैं। बाकी उसमें हम और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस सेट सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। सो नवोदय बैच था, अब वहां हमने डिटेल में पढ़ा था, तो जो बच्चे वहां इनरोल हैं उनको पता होगा। बाकी मैं यहाँ कुछ वर्ड्स आपको दे देती हूँ। इफेक्ट हो गया, इफेक्ट हो गया, देखो कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, इफेक्ट को इफेक्ट लिखा जाता है, कंफ्यूजन, मतलब ये बोल रहा है कुछ ऐसे वोकेबुलरी वर्ड्स बताओ जो जिनकी स्पेलिंग लगभग सेम लगती है पर मतलब अलग अलग है, ठीक है। अब इफेक्ट क्या होता है,
इफेक्ट मतलब होता है कि टू इन्फ्लुएंस या चेंज समथिंग, इफेक्ट होना कि कुछ इन्फ्लुएंस हुआ, किसी पे कोई प्रभाव पड़ा है, कोई चीज बदल गई। इफेक्ट क्या होता है? अ नाउन दैट मींस रिजल्ट ऑफ, इफेक्ट मतलब किसी चीज का कोई रिजल्ट, कि क्या चेंजेस आए, ये इफेक्ट हुआ है इसका, इसका ये करने का ये चेंजेस आए हैं। ठीक है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट देखो सुनने में सेम लग रहा है कि नहीं? ठीक है, जब आप बोल भी रहे होते हो एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट, तो सुनने में हियरिंग में आपको सेम लग रहा है, ठीक है, बट मीनिंग अलग अलग है, स्पेलिंग अलग अलग है। ठीक है, चलो, एक्सेप्ट मतलब किसी चीज पे एग्री करना, और एक्सेप्ट मतलब किसी चीज को एक्सक्लूड करके, लीव करके बोलते हैं ना, एक्सेप्ट दिस मतलब इसको छोड़ के बाकी सब, तो लीव या एक्सक्लूड करना। तो सुनने में सेम लग रहे हैं, सुनने में सेम लग रहे हैं, पर मीनिंग अलग है। कोलैबोरेट, कोरोबोरेट, ठीक है, सुनने में अगेन सेम लग रहा है बट मीनिंग अलग है। इसका मतलब दूसरों के साथ मिलकर काम करना, इसका मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना या प्रूफ करना, एविडेंसेस के सबूत के साथ किसी चीज को प्रूफ करना। ठीक है, लूज या लूज, अब देखो सुनने में सेम लग रहा है लूज पर मीनिंग अलग है। एन एडजेक्टिव दैट मींस समथिंग इज नॉट टाइट, लूज मतलब कोई चीज जो टाइट नहीं होती, नहीं कहते लूज है बहुत। और दूसरे लूज का मतलब क्या है? जो कोई चीज भूल गई या गिव अप हो गया या फेल हो गए कुछ का माने में, मैं लूजर हूँ, मैं लूज कर गई, मैं फेल हो गई, मैं मुझे ये नहीं मिला, तो दूसरे का मतलब ये है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक इतने वर्ड्स दीज आर इनफ। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन में आपको इस तरीके से डिफाइन करना है, आपको उसकी मीनिंग्स भी लिखनी है। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग कि वर्ड्स लिखने हैं, उसके मीनिंग्स भी लिखनी है। चलो, राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रुप डिस्कशन, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्रुप डिस्कशन पे एक का शॉर्ट नोट लिखने को बोला था, 2 नंबर वाले में, 2 या 5 नंबर वाले में था, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक 5 नंबर वाले में था। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, जिसको जीडी भी बोलते हैं। जीडी जहाँ टर्म आएगा समझ जाना ग्रुप डिस्कशन है। टू जज द सुटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब ग्रुप में लोग डिस्कशन करके इंडिविजुअल की सुटेबिलिटी एंड उसकी अप्रोप्रिएटनेस और फॉर एडमिशन या स्कॉलरशिप या जॉब, एडमिशन के दौरान होता है, एमबीए एडमिशन के दौरान ज्यादातर एमबीए के कैट एग्जाम्स आप देते हो तो वहाँ जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप्स होते हैं, वहाँ आपको डिस्कस चीजें अपने हिसाब से बोलनी बतानी होती है, उससे आपकी कैपेबिलिटीज पता चलती है कि आपकी क्षमता क्या है, आप किन चीजों को किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हो, आपका दिमाग ऑन द सिचुएशन कितनी तेजी से काम कर रहा है। ठीक है, जीडी एक्सेसेस ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका थॉट, आपका फीलिंग, आपका बिहेवियर, सब कुछ एक ग्रुप में आप कैसे बिहेव कर रहे हो पता चलता है। ठीक है, और टॉपिक इज प्रेजेंटेड टू द ग्रुप मेंबर्स फॉर डिस्कशन, ग्रुप मेंबर्स को एक टॉपिक दे दिया जाता है और कुछ 4-5 लोग उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, उससे आपको पता चलता है कि आप कितने केपेबल हो। ठीक है, अकेले बैठ के बोलना तो इट इज इजी, बट ग्रुप डिस्कशन आपके थोड़े बड़े बड़े एग्जाम्स या स्कॉलरशिप्स या जॉब में होता है। चलो, व्हाट आर द मेन विजुअल एड्स, दिस अगेन बच्चों ये देखना कि मैंने देखा इस यूनिट से आपके बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। ठीक है, हालांकि मैंने 2-3 साल के सवाल उठाए हैं आपके पर्टिकुलर यूनिट से, बट स्टिल इस यूनिट से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट यूनिट। ठीक है, व्हाट आर द मेन विजुअल एड्स, मेन विजुअल एड्स पूछ रहा है, अप्लाइड इन कमर्शियल स्टेट इन मॉडर्न कमर्शियल, मतलब वही विजुअल एड्स क्या है। ठीक है, चलो पहले हम देख लेते हैं कि मेरिट्स देख लेते हैं, डिस्क्राइब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। पहले एक क्वेश्चन आपका था कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आप बताओ विजुअल एड्स के। विजुअल एड्स एंड विजुअल मटेरियल सच एज पिक्चर, क्या क्या होता है? पिक्चर, चार्ट, डायग्राम, ये मदद करता है पीपल, लोगों को अंडरस्टैंड समझने में, हम अभी पीछे भी ये चीज देख कर आए हैं। और रिमेम्बर, इंफॉर्मेशन को याद रखने में। शेयर्ड इन एन ओरल प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन में जो भी बोला गया पीछे आपका विजुअल्स चल रहा है तो आपको बातें याद रहेंगी, आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। व्हेन गिविंग अ स्पीच और प्रेजेंटेशन, स्पीकर कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन ओरली, जब स्पीच देते दौरान या प्रेजेंटेशन देते दौरान जो स्पीकर होता है वो, जैसे मैं आई एम द स्पीकर, मैं मुंह से ऐसी चीजें ओरली बोल रही हूँ, बट पीछे ये विजुअली चीजें चल रही, तो कहीं ना कहीं आप इजिली इन्फॉर्मेशन को, बातों को समझ पा रहे हो और आप इन बातों को याद रख पाओगे। बस बात खत्म, इतनी थी ना। 5 कॉमन टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स, 5 कॉमन टाइप ऑफ विजुअल एड्स, जो आपका सवाल ये था। तो ये आपका हो गया फोटोग्राफ, इंफोग्राफिक, डायग्राम, वीडियोस, डेटा चार्ट्स, ग्राफ सच एज पाई चार्ट, बार चार्ट। ठीक है, तो इतने सारे आपके हो गए क्या, इतने सारे आपके हो गए यूजेस। ठीक है, तो पहले हमने देखा विजुअल एड्स क्या होता है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मेन टाइप ऑफ विजुअल एड्स बताओ, ठीक है, और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ। तो पहले हमने देखा विजुअल एड्स क्या होता है और कितने टाइप्स के विजुअल एड्स हैं, क्या क्या मेन विजुअल एड्स हैं।
अब हम मेरिट्स देखते हैं, ठीक है। ग्रैब अटेंशन, जल्दी मेरिट्स और डीमेरिट्स। इससे अटेंशन ग्रैब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअल एड्स के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स था, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। इंप्रूव एंगेजमेंट, आप जब देखते हो कैप्चर द ऑडियंस अटेंशन, ये आपके ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करता है, ठीक है, क्योंकि विजुअली चीजें आपको दिख रही होती है। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, इंप्रूव एंगेजमेंट। ऑडियंस आपकी जब चीजें दिख रही हैं, उसके दिमाग में बैठ रही है, तो वो आपके साथ इंगेज रहेगा, ठीक है। साइट मतलब देख के और आवाज के दोनों चीज आपके है, तो आपका जो ऑडियंस है वो इंगेज रहेगी। कम्युनिकेशन, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स बातों को कम्युनिकेट करने में भी बहुत मेरिट इसका फायदेमंद होता है। ये क्विक एंड क्लियरली इंफॉर्मेशन जो है कन्वे हो जाती है। रीइंफोर्स वर्बल मैसेज, विजुअल एड्स हेल्प सपोर्ट रीइंफोर्स योर वर्बल मैसेज। आपके वर्बल जो मैसेज है, जो आप मुंह से बोल रहे हो चीजों को, उसको और अच्छे से दर्शाता है और सामने वालों को तक पहुंचाता है। नॉट डीमेरिट्स देख लो, डिस्ट्रैक्शन, अंडरकट मैसेज, रिक्वायर्ड प्रिपरेशन। पहला डीमेरिट क्या है, नुकसान क्या है, विजुअल एड्स कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग इफ दे आर ऑफ टॉपिक, डिस्टर्बिंग ऑफ। विजुअल एड्स जो है, मान लो मैं कुछ बोल रही हूँ, पीछे कोई वीडियो चल रहा हो, क्या कोई फायदा है, नहीं, डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको, डिस्टर्ब करेगा। तो वही चीज बोल रहा है, अगर टॉपिक से हट के बात होने लगी तो बहुत डिस्टर्बिंग और ऑफेंसिव, मतलब फिर मन दिमाग हट जाता है। फिर अंडरकट, विजुअल एड्स कैन अंडरकट योर मैसेज इफ दे आर यूज्ड इनकरेक्टली। अगर सही विजुअल एड्स नहीं है, तो जो आप, मैं कुछ बोल रही हूँ, पीछे कुछ और लिखा हो, तो आप तक एक गलत जानकारी पहुंचेगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, आपको मेरी बात समझ में आएगी, जो यहाँ लिखा है वो भी नहीं समझ में आएगा, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, वही चीज बोल रहा है। रिक्वायर, यू शुड प्रिपेयर फॉर इक्विपमेंट मैल फंक्शन कैन बी। आपको इक्विपमेंट जो पीछे, अगर इसका माल फंक्शन मतलब गड़बड़ी आ गई इसमें, तो कहीं ना कहीं एक रुकावट बन जाएगा हमारे आपके पढ़ाई में या मेरे आपको पढ़ाने में। वही चीज बोल रहा है कि आपको प्रिपेयर होना है, इक्विपमेंट्स को देखना है। अगर इक्विपमेंट जैसे माइक खराब हो गया, गॉड नोस ऐसा कुछ हो ना, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, या कैमरे में कोई दिक्कत आ गई, सो ये इक्विपमेंट्स है ना, ये जिसको हम यूज करके आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इनमें जो दिक्कतें आएंगी उसकी वजह से भी आपका ये जो डीमेरिट्स है हो सकता है। एबल टू गिव योर टॉक विदाउट विजुअल एड्स इफ नेसेसरी, ठीक है। चलो, अब हमारा ये देखो कितना क्वेश्चंस मैंने कराया बच्चों, आप देख लो 12 क्वेश्चंस मैंने कराया है आपका, जो कि आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट वाले फॉर्म में आता है, ठीक है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन टाइप पे आ गए, ठीक। लॉन्ग क्वेश्चन टाइप हम जल्दी से कवर अप करके देन इस सेशन को हम एंड करेंगे। चलो, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस एंड डीमेरिट्स ऑफ बिजनेस लैंग्वेज। तो बच्चों, आप पूछ रहा है आपसे कि आप बिजनेस लैंग्वेज, देखो लॉन्ग क्वेश्चन में बस देखो बच्चों, बहुत डिटेल में हम अब यहाँ आंसर्स आपके पास हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप हमारे इस ऐप से, डीएनएस एडुकेयर ऐप से फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। डीएन प्ले स्टोर से डीएनएस एडुकेयर ऐप डाउनलोड करो, फ्री स्टडी मटेरियल वाले पे क्लिक करो, वहां बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, वहां आपको फ्री नोट्स तो मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके पास रहेंगी। हम अभी क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। देखो लॉन्ग क्वेश्चन है तो कितने पार्ट में पूछा है, पहले तो मीनिंग बताओ, फिर उसका इंपॉर्टेंस बताओ, फिर उसका डिसएडवांटेज बताओ, किसका, बिजनेस लैंग्वेज का। ऑलरेडी 3 पार्ट में पूछा है, ठीक है। तो बिजनेस लैंग्वेज होती है, ये अभी हम आगे बच्चों देख कर आए हैं, ठीक है। कॉमर्स में, इंटरनेशनल ट्रेड में, इंश्योरेंस में, बैंकिंग में यूज होती है। यूज स्पेसिफिक वोकेबुलरी वर्ड, जो भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में था, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और क्लियरली कम्युनिकेटिंग कंसाइज वाइटल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, एफिशिएंट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। देन आपका लार्ज मार्केट, लार्ज कम्युनिकेशन आप कर रहे हो तो एक्सेस लार्ज लोगों को रीच कराता है, आपकी रीच बढ़ाता है। इनहैंस क्रेडिबिलिटी, कल्चरल सेंसिटिविटी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है आपकी बिजनेस लैंग्वेज की। इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आपकी बिजनेस लैंग्वेज अच्छी है, करेक्ट है, गुड है, तो वो आपके कस्टमर सेटिस्फाई करता है। बेटर एम्प्लॉय एंगेजमेंट, इनहैंस इनोवेशन, ठीक है। तो ये सारे कुछ हो गए हमारे क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लैंग्वेज। मीनिंग हो गई, इंपॉर्टेंस हो गया, मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है। चलो, इट में भी मैंने मेरिट्स इसलिए किया क्योंकि अगर आपको डीमेरिट्स की जगह मेरिट्स बोल दे या दोनों बोल दे कि मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों लिखिए, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, इट इज इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन लैंग्वेज इनेबल पीपल टू एक्सप्रेस, क्या होता है, इस लैंग्वेज को यूज करके जो लोग हैं अपने थॉट्स को, आइडियाज को, इमोशंस को, इंटरपर्सनल सोशल इंटरेक्शन को कन्वे कर सकते हैं। Cultural identity, language is a key component of cultural identity. It helps preserve tradition stories, ट्रेडिशनल स्टोरीज जो है, मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, पिछली कहानियां हैं, स्टोरीज हैं,
तो उसको जो हर एक स्पेसिफिक कम्युनिटीज, हर एक स्पेसिफिक रिलीजन की अपनी अपनी है, उसको भी कहीं ना कहीं लैंग्वेज के थ्रू आप दर्शा सकते हो। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लर्निंग लैंग्वेज एनहांस स्किल्स सच एज प्रॉब्लम सॉल्व, कहीं ना कहीं आप लैंग्वेज अगर लर्न करते हो तो आपकी थिंकिंग, आपकी स्किल्स कहीं ना कहीं डेवलप होती है, मेमोरी एबिलिटी सब डेवलप होता है। ग्लोबल कनेक्टिविटी होती है, आपकी लैंग्वेज अच्छी है, लैंग्वेज के ऊपर कमांड है, बिजनेस लैंग्वेज आपकी इंप्रूव है, तो ग्लोबली आप मतलब दूसरे दूसरे कंट्रीज में भी आप कनेक्टिविटी बना सकते हो। एक्सेस टू नॉलेज, आप अगर लैंग्वेज आपको लिटरेचर, साइंस और टेक्नोलॉजी सारी चीजों की पे नॉलेज प्रोवाइड करता है, जानकारी देता है। ठीक है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ठीक, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज now professionally in multiple language can enhance job perspective and career advancement, especially in multinational companies। वही जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। डीमेरिट्स देख लो, डीमेरिट्स लैंग्वेज का क्या क्या है। लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है, जैसे कि जो हमने पढ़ा था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मिसकम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। फिर आपका कल्चरल इंपेरियलिज्म आया, डोमिनेंस ऑफ मतलब कल्चर पे जो होता है कि हाँ कैन ओवरलो लोकल लैंग्वेजेस, जैसे इंग्लिश कोई वहीं बोल रहा है तो हिंदी बोलने वाले लोगों को बातें नहीं समझ में आई, तो ये एक कल्चर वाली चीज हो गई। लर्निंग चैलेंजेस, सोशल डिवीजन, ठीक है, लर्निंग चैलेंजेस क्या बोल रहा है हमारा, मास्टरिंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी डिफिकल्ट एट टाइम कंज्यूमिंग। न्यू लर्निंग चैलेंजेस, जब आप लैंग्वेज सीखते हो नहीं कोई, तो वो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट होता है, टाइम लेता है, फ्रस्ट्रेशन होती है आपको, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सोशल डिवीजन, लैंग्वेज कैन बी सोर्स ऑफ डिवीजन क्रिएटिंग इन ग्रुप्स। लैंग्वेज की वजह से ग्रुप्स बनते हैं कि चलो इतने मराठी बोलने वाले लोग एक हो जाओ, पंजाबी बोलने वाले लोग हो जाओ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आते हैं लैंग्वेज की वजह से। ठीक है, जिससे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की भावना उत्पन्न होती है। फिर हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी, रिसोर्स एलोगेशन। ठीक है, तो ये कुछ डीमेरिट्स और मेरिट्स हो गए, ठीक, आपके किसके, बिजनेस लैंग्वेज के। अब दूसरा सवाल देख लो कि दूसरा सवाल किस तरीके से पूछा गया है। दो सवाल थे, मैंने आपका जो पेपर्स एनालिसिस किया, 12 क्वेश्चंस तो आपके उससे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट से मैंने उठाए, बट आपका जो ये था, दिस वन दैट इज आपका लॉन्ग क्वेश्चन, तो ज्यादातर इसमें बिजनेस लैंग्वेज से एक सवाल पूछा गया था, एक आपका ये इंटरव्यू वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और राइटिंग स्किल से तो आपका वेरी शॉर्ट में ही पूछा गया था, जैसा कि मैंने आपको पीछे करा भी दिया है। व्हाट इज इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या होता है, उसका प्रोसेस बताओ और उसकी लिमिटेशन बताओ। देखो मैंने बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे 3-4 पार्ट में सवाल पूछेगा, कि आपको अगर पता है तो आपका 4-5 पेज तो आराम से भर जाएगा, जबरदस्ती भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने पढ़ा है करेक्ट वे में। एन इंटरव्यू इज अ स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन। देखो बच्चों, इंटरव्यू बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हमारा नवोदय बैच था, इसमें हमने यूनिट वाइज डिटेल्ड एनालिसिस में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को कवर किया है, जिसमें बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन हुई है, जिसमें आपको ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी, आपको लाइव डाउट क्लासेस हैं, क्लास के हैंड रिटन नोट्स हैं, आपके सिलेबस के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वहां प्रोवाइड होंगे, वन शॉट रिवीजन होगा यूनिट वाइज, हर यूनिट का वन शॉट रिवीजन एग्जाम के टाइम पे आपको कराया जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम होगा। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ्स है एंड वैलिडिटी इज 1 ईयर। बच्चों इस कोर्स का प्राइस जो है 1250 है, 1250 रुपए वन टाइम पेमेंट आप करके इस कोर्स में एनरोल करा लो। वहां फिर आपको अपने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन, नोट्स, पीडीएफ, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक, सेपरेट वीडियोस, लेक्चर्स आपके कवर हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस स्टैटिस्टिक और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन 4 सब्जेक्ट्स का आपको मिल रहा है। और बच्चों एक और अच्छी बात, फाइनेंशियल अगर आप एमजीकेवीपी या उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस में हो तो वहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका सेकेंड सेमेस्टर में है, तो इस कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर है। आप नेक्स्ट अपने सेकेंड सेमेस्टर में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ से पढ़ के उसका बेनिफिट ग्रैब कर सकते हो। तो ये मत सोचना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे काम का नहीं है, बिल्कुल काम का है। आपका वैलिडिटी 1 ईयर है, तो आप सेमेस्टर में चले जाओगे, 6 महीने बाद आप सेमेस्टर चेंज हो जाएगा आपका, वहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। यहाँ हमने डिटेल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिस्कस किया है। और अगेन जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप डीएनएस एडुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। और बच्चों इस बैच में एनरोल कराने के लिए भी आपको
इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, वहाँ पे इस बैच में इनरोलमेंट करा सकते हो, वन टाइम पेमेंट 1250 करके। और आपको इस कोर्स या सिलेबस या बीकॉम या किसी भी कोर्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, आपके सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड, आपके अगर आप एक स्टूडेंट हो, सिंपल वर्ड, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप कॉलेजेस में जा रहे हो, आपको कोई भी दिक्कत है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो। ये आप कभी कॉल करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करके अपनी बातें पूछ सकते हो, जो भी आपको पूछना है। चलो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। व्हाट इज इंटरव्यू? स्टेट द प्रोसेस एंड लिमिटेशन। एन इंटरव्यू इज अ स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन वेयर वन पर्सन। एक इंटरव्यू एक स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर मतलब अनस्ट्रक्चर, मतलब जैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, जैसे भी चार लोग बैठ के बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, यहाँ स्ट्रक्चर होता है, एक पूरा बनाया जाता है कि क्या पूछना है, सामने वाला भी प्रिपेयर करके आता है कि कैसे जवाब देना है। जहाँ एक पर्सन जो है वो क्वेश्चन पूछता है और दूसरा उसका जवाब देता है। इट इज फॉर्मल मीटिंग। फॉर्मल मीटिंग होती है यूज टू एक्सेस कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन। ये इसलिए होती है कि कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन, उसकी सुटेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी पता चले किसी एक स्पेसिफिक पर्पस, मतलब एक जॉब के लिए, कि क्या हम सुटेबल हैं, क्या हम सही हैं, क्या हम कंपैटिबल हैं, मतलब दूसरों से अच्छे बेहतर हैं। चलो, इंटरव्यूज आर कॉमनली यूज्ड इन एम्प्लॉयमेंट। इंटरव्यूज कहाँ यूज होता है? एम्प्लॉयमेंट में, अकेडमिक में, एडमिशन में, जर्नलिज्म में, रिसर्च में। ये चीजें इंटरव्यू के बारे में हमने देख लिया, इंटरव्यू क्या होता है, कहाँ यूज होता है। ओवर प्रोसेस पे आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। द इंटरव्यू आस्क क्वेश्चन टू द इंटरव्यूई। जो इंटरव्यूअर होता है, जो पूछता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरव्यूअर। जो जवाब देता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरव्यूई। हु रिस्पॉन्ड बेस्ड ऑन दियर। उसका रिस्पॉन्ड किस पे बेस होता है, किस बिना पे वो जवाब देता है? अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस और अपने पर्सनल तौर तरीके, एट्रीब्यूट्स के हिसाब से वो जवाब देता है। कैसे? नॉलेज, एक्सपीरियंस और पर्सनल एट्रीब्यूट्स के हिसाब से वो इंटरव्यूअर के सवालों का जवाब देता है। चलो, द इंटरव्यू प्रोसेस इज अ मल्टीपल स्टेज। जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो मल्टीपल स्टेज प्रोसेस है। किस लिए होता है? हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज, न्यू एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए होता है। द स्टेजेस मेनली कंप्राइज जॉब इंटरव्यूज हेल्ड ईदर वन टू वन और विद अ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स। या तो एक एक को बुला के होता है, या ग्रुप चार पांच कैंडिडेट्स को बुला लिया और इकट्ठे हो रहा है पैनल के साथ। पैनल मतलब चार पांच लोग सामने बैठे होते हैं, पूछने वाले भी। ठीक है। इंटरव्यू आर कंडक्टेड इन पर्सन, और या तो सामने बैठा के होता है, फोन पे भी होता है, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, इन सब चीजों से भी होता है। अब एप्लीकेशन, द कैंडिडेट अप्लाई फॉर द जॉब। देखो, एक छोटे से टर्म्स में मैंने आपको प्रोसेस डिफाइन कर लिया है। पहले एप्लीकेशन हो गया, जो कैंडिडेट है वो जॉब के लिए अप्लाई करता है। स्क्रीनिंग, कैंडिडेट में गो थ्रू फोन और एक्नॉलेज स्क्रीनिंग, फोन कॉल वॉल करके, या मतलब एक बार स्क्रीनिंग की, क्या सही है ये कैंडिडेट। ऐसा नहीं कि बस अप्लाई किया तो बुला लिया, नहीं, उसको सारी स्क्रीनिंग होती है, चेक होता है, असेसमेंट। द कैंडिडेट में गो अंडरगो स्किल असेसमेंट, अदर मतलब वही कुछ एग्जामिनेशन, कुछ स्किल वाले चीजें, इसके अंडर भी वो जाता है। फिर इंटरव्यू तक पहुंचता है वो। द कैंडिडेट में, जैसे हमने यूपीएससी का देखा है, प्रीलिम्स आप देते हो, मेंस देते हो, कहीं दो चीजों को पार करने के बाद आप कहीं इंटरव्यू तक पहुंचते हो। ठीक है। द कैंडिडेट में हैव वन और मोर फॉर्मल इंटरव्यूज, या एक, जैसे हम मॉक इंटरव्यूज देते हैं, या कभी कभी होता है ना कि एक इंटरव्यू है फिर एक बार और होगा, ज्यादातर एक ही होता है। बैकग्राउंड चेक, फिर द कंपनी में कंडक्ट अ बैकग्राउंड और क्रेडिट चेक ऑन द। क्रेडिट चेक मतलब कि कहीं कोई लुटेरा, उधार, फ्रॉड, ये सब तो नहीं है, और उसके बैकग्राउंड चेक की जो भी इन्फॉर्मेशन इसने दी है सही है ना। चलो, जॉब ऑफर, द कंपनी में मेक अ जॉब ऑफर टू द। अगर आप ये सारी चीजों को पास कर लिया है, आपका चेकिंग, बैकग्राउंड चेक भी सही हो गया है, तो फिर आपको जॉब ऑफर मिल जाएगा। ठीक है। चलो, लिमिटेशंस देख लो। सम इनहेरेंट, देखो यहाँ मैंने आपको जो क्वेश्चन बताना मेरा मेन मकसद है, यहाँ शॉर्ट में कराया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने अपने बैच में बहुत डिटेल्ड में सारे प्रोसेस, लिमिटेशन, एवरीथिंग, जो भी आपके सिलेबस में सब कुछ डिटेल में पढ़ा है। नाउ कमिंग बैक टू द लिमिटेशंस। लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज, डीमेरिट। ठीक है। आई होप कि सबको पता होगा डिसएडवांटेज या डीमेरिट भी बोल सकते हो। ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी वाली राइटिंग बन गई। सम इनहेरेंट वीकनेस और लिमिटेशन। वीकनेस मतलब कमजोरियां, रुकावटें। इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और बहुत एक्सपेंसिव मेथड भी है। ठीक है। लोग को अरेंज करना, बुलाना, एक सेटअप रखना, फिर जो इंटरव्यूअर है उनको भी कुछ पैसे देना होगा, तो एक कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बायस्ड। बायस्ड मतलब भेदभाव। भेदभाव भी, मतलब कोई किसी का रिश्तेदार है, किसी की सिफारिश कर दी गई, तो बायस्ड एनालिसिस भी होता है। ठीक है। एज के, क्लास, रेस, क्लास हो गए कि हाँ रे ये छोटी क्लास का है। छोटी क्लास मतलब वो वाला क्लास नहीं, 1 2 3 4 वाला क्लास नहीं। क्लास मतलब कि वो, जैसे कि जैसे नहीं होता लो पुअर सेक्शन,
लोअर सेक्शन नीची जाति टाइप बोलते हैं, वो वाला कास्ट की क्लास की बात हो रही है। रेस, जेंडर मतलब फीमेल मेल, सोशल स्टेटस, कोई अमीर है बहुत बड़े नेता वेता से या किसी बड़े उससे आ गया, उसका सिफारिश कहते नहीं है, एक्सेट्रा। प्ले अ क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स बच्चों, क्रूशियल कहीं भी वर्ड आएगा तो समझ आना, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जनरेटिंग बायस्ड, बायस्ड ओपिनियन मतलब भेदभाव वाला ओपिनियन देने में फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों साइड से। नाउ इफ द इंटरव्यूअर इज नॉट स्किल्ड, तीसरा हमारा लिमिटेशन क्या है, अगर इंटरव्यूअर जो है वो स्किल्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो ही शी मे नॉट बी एबल टू कंडक्ट द सक्सेसफुल इंटरव्यू सेशन विद प्रॉपर कंट्रोल। अगर इंटरव्यूअर स्किल नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो बहुत अच्छे से इंटरव्यू नहीं ले पाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा इतनी मेहनत करने का, इतना पैसा लगाने का। इफ टारगेट पॉपुलेशन कंसिस्ट हाई एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट ग्रुप, एग्जीक्यूटिव्स अप्रोचिंग डिफिकल्ट एंड टाइम, अगर जो है ज्यादातर पॉपुलेशन जो हाई और टॉप लेवल मैनेजमेंट ग्रुप को टारगेट करे, ठीक है, तो जो छोटे लेवल के वो हैं उनको बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। प्रॉपर ट्रेनिंग सिलेक्शन एंड प्रॉपर ट्रेनिंग सिलेक्शन, इंटरव्यूअर को एक प्रॉपर ट्रेनिंग, सिलेक्शन, सुपरविजन सब कुछ देना होता है ताकि वो अपने इंटरव्यू मेथड को अच्छी तरीके से कर सके। बाकी बैच से रिलेटेड बातें मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। और बच्चों ये आपके पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे जो आपके पीवाईक्यू में आए हुए थे, ठीक है, चाहे तो शॉर्ट लॉन्ग जो भी फॉर्म में थे मैंने आपको एज इट इज बता दिया। तो बच्चों आप अगर चैनल पे नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे और भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियो मैं लाने वाली हूँ जिसमें हम एमसीक्यूज को, यूनिट वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट की चीजें आपके पास ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे हैं, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट का, थर्ड यूनिट का हम कर रहे हैं, सेकंड यूनिट का भी आपके पास चला गया होगा प्रोबेबली अब तक, तो वहां से आप चीजों को देख सकते हो। हम पहले थर्ड यूनिट के चारों सब्जेक्ट का थर्ड यूनिट का क्वेश्चन देख लेंगे, देन हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे, एमसीक्यूज को करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, तो थैंक यू एवरीवन।